स्टूडेंट्स, आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के एक टॉपिक लाइफ प्रोसेस को लेकर के कि आखिर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। वैसे तो आपके टॉपिक में लाइफ प्रोसेसेस लिखा गया है, इसे मैं अभी डिस्क्राइब करूँगा कि आखिर लाइफ प्रोसेसेस क्यों कहा जाता है। आप सब ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेचर ने 24 आवर्स दिया है, एक दिन में पर डे 24 आवर्स हम यूज करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है कि इस 24 आवर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए? ये जो 24 घंटा हम यूज़ करते हैं, इनके लिए अगर इसे यूटिलाइज़ किया जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा ज़िंदा रहना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ज़िंदा रहना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो मुझे फिर ज़िंदा रहने के लिए हम क्या करें, इस बात को भी जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल वर्क है, वो है मेरा एनर्जी का होना। बेसिकली अगर हमारे बॉडी में एनर्जी है तभी हम अलाइव हैं, तभी हम जिंदा हैं। आखिर ये एनर्जी हमें आता कहाँ से? एक सवाल तो ये है। और ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी मुझे फूड रिसोर्सेज से मिलता है। अगर फूड रिसोर्सेज से हम एनर्जी को गेन करते हैं, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब आपने फूड को कंज्यूम किया है, इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपलर फॉर्म्स में जब कन्वर्ट हुआ है, तो आपको एनर्जी नहीं बल्कि आपको न्यूट्रिएंट्स मिला है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिला, उसी तरीके से प्रोटीन मिला है और उसी तरीके से फैट मिला है। लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन, ये सभी न्यूट्रिएंट्स से मुझे एनर्जी को रिलीज़ कराना है और इनको ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी रिलीज़ करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब न्यूट्रिशन में आपने अपने स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हुआ, और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद इस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक सेल्स में रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट बॉडी के हर एक सेल को है, तो कहीं ना कहीं इस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचाना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब ये ब्रेक डाउन होगा, इसके ब्रेक डाउन होने के लिए इनको ऑक्सीजन्स की भी नेसेसिटी होती है ह्यूमन बॉडीज़ में। और अगर ह्यूमन बॉडीज़ में या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की तरफ इशारा कर रहा है। तो दूसरा जो थर्ड प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। आपका थर्ड स्टेप है, प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। और जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसी प्रोसेस से एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के बाद हमारे बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है। इस एक्टिविटीज़ से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और ये टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होता है, उसका नाम है क्या? एक्सक्रीशन। तो बेसिकली जिंदा रहने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट, और एनर्जी जब हम गेन करते हैं, इसके लिए इन 4 प्रोसेस का होना मैंडेटरी है। ये एसेंशियल फंक्शंस है, या यूँ कहें ये बेसिक फंक्शंस है जो परफॉर्म हो रहे हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर न्यूट्रिशन एक प्रोसेस, रेस्पिरेशन भी प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन प्रोसेस, और अगर प्लूरल फॉर्म की बात करें तो ये प्रोसेसेस हो जाता है। इसलिए आपका चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस है। तो आइए आज हम बात करते हैं, एक प्रोसेस को डिस्कस करते हैं डिटेल में, वो है आपका न्यूट्रिशन। चलिए साथ के साथ हेडिंग डाल लीजिए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को अपटेक करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। सीधी बात है, एक प्रोसेस है किसका? प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ फूड रिसोर्सेस, अपटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। बेसिकली मैंने 2 बात कहा है कि अपटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अपटेक अगर आप फूड को करते हैं तो इसमें
मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात होती है कि आप कौन से मीडियम से, कौन से रिसोर्सेज से फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, इसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली दो टाइप का होता है। एक तो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉफिक का मतलब फॉर्मेशन होता है, मतलब ये अपना फूड का फॉर्मेशन बाय इटसेल्फ करता है, या यूँ कहें कि खुद से करता है। और अगर खुद से करने की प्रोसेस को बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मेनली तो प्लांट्स में होता है। बाकी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट लेवल में करती है। ये इतना करती है कि सिर्फ अपने बॉडी के लिए ही कंज्यूम करती है सारे एनर्जी को, क्योंकि ये नेचर को प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये माइक्रो प्रोड्यूसर होता है, इसलिए हम इसे स्टडी नहीं करते हैं। मेनली हमारा ऑटोट्रॉफ में प्लांट्स आता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे तो 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है फर्दर, वो इस आधार पर कि आप कौन से प्रोसेस से कंज्यूम और यूटिलाइज कर रहे हैं। एक ये भी तरीका है, एक को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में हम पहले इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर डाइजेस्ट होता है, और जो ऐसा करता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसमें से बेस्ट एग्जांपल आपका ह्यूमन ही है। दूसरा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। सेप्रोट्रॉफिक उसे कहते हैं जो पहले तो डाइजेस्ट करता है, देन इंजेस्ट करेगा। जो पहले पचाता है फिर खाता है वो सेप्रोट्रॉफ कहलाता है। फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। इसमें एग्जांपल में है कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, जैसे फंजाई है, कुछ बैक्टीरिया है, और उसी तरीके से थर्ड टाइप है जो है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनी बनाई न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है, न्यूट्रिएंट्स को अचीव करता है। इसमें एग्जांपल की अगर बात करें तो आपका कैस्कुटा है। कैस्कुटा जिसे आप अमरबेल के नाम से भी जानते हैं, एक लीच है, और फिर टैप वॉर्म भी। ऑर्गेनिजम्स और भी हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम डिटेल में देखेंगे। अभी हमने बात किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर के कि कौन कौन से मोड से न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म गेन करता है। 2 तरीके हैं, या तो वो खुद बनाता है या फिर वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर वो खुद बना रहा है तो हम कहते हैं ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही फूड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें एग्जांपल में है आपका प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। दूसरा मैंने कहा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें 3 बातें होती है, या तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पहले इंजेस्ट करता है देन डाइजेस्ट करता है, इसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। और जो तीसरा है वो सेप्रोट्रॉफिक है। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट करता है। इसी में डिकम्पोजर्स भी आते हैं, जैसे फंजाई की अगर बात करें तो सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके डाइजेस्ट करके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद फिर वो उसे डाइजेस्ट करता है। और जो ऐसा करता है वो सेप्रोट्रॉफिक कहलाता है। एग्जाम्पल में आपका फंजाई है और बैक्टीरिया है। और जो थर्ड टाइप का मैंने बात किया है वो है पैरासिटिक। पैरासिटिक में जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, वो वहीं से न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है डायरेक्ट किसी होस्ट बॉडी से, जैसे कैस्कुटा की बात करें, लीच और टैप वॉर्म्स। तो आइए एक बार ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जानने के लिए ठीक वैसे ही है जैसे आपके किचन में फूड का फॉर्मेशन अगर होता है तो सबसे पहले आपको कुछ रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अगर आपको खीर बनाना है तो कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे राइस चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल का। तो हेडिंग डालिए रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो
तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट का होना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्लोरोफिल, और थर्ड है आपका CO2, और फोर्थ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। इन सभी रिक्वायरमेंट, जिस तरीके से खीर बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल लिया था, उसके बाद फिर उसकी अलग मैकेनिज़्म होती है बनाने के लिए खीर को, उसी तरीके से हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म की भी स्टडी करेंगे। आखिर किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस एकम्प्लिश होता है, किस तरीके से कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप मैकेनिज़्म को देखिए। मैकेनिज़्म फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले सनलाइट ट्रैप होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। देन फर्स्ट स्टेप में हुआ क्या, सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ, लीफ में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, और जब सनलाइट आया है तो स्प्लिटिंग होती है वाटर की, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, और जब ये H2O ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ये ऑक्सीजन तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में इवॉल्व होता है, और ये हाइड्रोजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके रिडक्शन करता है और बनाता है C6H12O6 प्लस O2 जो फॉर्म हुआ इवॉल्व होने के लिए, और थर्ड H2O का फॉर्मेशन होता है। इसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन में आप 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लेते हैं, 12 मॉलिक्यूल वाटर को आपने ब्रेक किया है, और 1 मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज बना, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इवॉल्व हुआ, और 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर फॉर्म होता है। ये बेसिकली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्या हुआ, आप कह सकते हैं जो थर्ड स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म, या कह सकते हैं कि प्रोड्यूस ग्लूकोज। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो रिक्वायरमेंट आपने लिया था, सनलाइट लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, देन वाटर था। सबसे पहले सनलाइट आया, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ, और ये सनलाइट ने वाटर को स्प्लिट किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यही ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में इवॉल्व होता है, और ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। इस प्रोसेस को जब कंप्लीट हुआ, इस रिएक्शन को, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी ये थर्ड 3 स्टेप है जिस मैकेनिज्म से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिडक्शन के प्रोसेस इन्वायरमेंट से इंटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। तो प्लांट में इसके लिए एक मैकेनिज्म है, एक एपारेटस है जिसको कहा जाता है स्टोमाटा। स्टोमाटल पोर से ही गैसियस का एक्सचेंज होता है। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार आप। मैं स्टोमाटा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपने देखा कि गैसियस का एक्सचेंज होता है, इसलिए आप थोड़ा सा स्टोमाटा की स्टडी कर लीजिए। स्टोमाटा बेसिकली एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 2 किडनी बीन शेपिड स्ट्रक्चर से बना होता है। किडनी बीन शेपिड स्ट्रक्चर राजमा को कहा जाता है। ये कुछ इस तरीके से हुआ, ये पोर है, और ये ओपन और क्लोज दोनों ही होता है। ओपन होगा तब जब ये इंडोऑस्मोसिस होता है। अगर इंडोऑस्मोसिस हुआ तो सेल में टर्जिडिटी इंक्रीज होती है, जिसके वजह से सेल फूल जाता है, और फूलने के वजह से ये पोर ओपन होती है। और जब ये ओपन होती है तो 2 काम करती है, एक तो ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर एवापोरेशन के फॉर्म में प्लांट बॉडी से बाहर जाता है, दूसरा गैसियस एक्सचेंज करता है। बेसिकली जो गार्ड सेल का आप आसपास की सेल को देख रहे हैं, इसे गार्ड सेल कहा जाता है, और यही कंट्रोल करता है पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग को। अगर इंडोऑस्मोसिस हुआ है तो ये पोर ओपन हो जाता है, और एक्सोऑस्मोसिस के केस में ये क्लोज हो जाता है। इस वजह से ये डे और नाइट में भी फ्लक्चुएट करता है। नाइट में ये ओपन होता है और डे में ये
क्लोज रहता है, क्योंकि डे में एक्सोऑस्मोसिस हो रहा होता है, वाटर कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से एवापोरेट होता है, तो सेल एक्सोऑस्मोसिस में होती है, तो पोर अपने आप को क्लोज कर लेती है और ड्यूरिंग नाइट टाइम ये ओपन कर लेती है। आज आप ऑटोट्रॉफिक मोड तक ही पढ़िए, अब आगे हम स्टडी करेंगे हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, आखिर वो कैसे होता है। जानने के लिए अगले एपिसोड को देखिएगा आप। थैंक यू।